गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एटॉमिक स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड देयर टाइप्स, तो आज आपको ये बात तो क्लियर होगी कि स्पेक्ट्रम इज़ नथिंग बट ए बैंड ऑफ 7 कलर एंड व्हेन द वाइट बीम ऑफ लाइट पास थ्रू प्रिज्म, यानी कि जब एक सफ़ेद लाइट सूर्य की प्रिज्म से गुजरती है तो टूट कर 7 लाइन में डिवाइड कर जाती है। इस 7 लाइन को टूटने को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो जब कभी भी आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते क्या हैं। इट मीन्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर दोज विच वी क्लासीफाई इनटू इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, कॉस्मिक रेज, अल्फा रेज, गामा रेज एंड द विजिबल रेज। द रेज विच वी आर रिसीविंग इन डे टाइम इज कॉल्ड विजिबल, यानी कि 10⁻⁷ जिसकी लेंथ होती है वही हमारे धरती पे आती है। इसके अलावा रेस हमारे अर्थ पे नहीं आती। इट इज़ ए रफली चार्ट गिवन टू यू, कि आप इसको रिमेंबर करें। कभी आपसे कोई पूछे कि सर आपके पास लाइट कौन सी आती है, तो क्या बोलोगे? इन आवर अर्थ सरफेस the simple visible rays comes whose wavelength is 380 नैनोमीटर टू द 780 नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो 3.8 तो हमने इसको लिखा है, तो दैट वी आर रिसीविंग ऑन द अर्थ। तो इस चीज़ को फॉलो करना है आपने। और इससे अगर ज़्यादा ऊपर जाते हो तो हमें क्या क्या मिलता है? माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। और लास्ट थिंग, इंफ्रारेड जो होती है दैट इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। अगर आपको अपने बल्ब से हीट मिल रही है या आपको हीटर से हीट मिल रही है, तो वेन एवर यू आर रिसीविंग हीट, द हीट इज़ ऑलवेज रिसीव इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड एंड द 0.01% of ultraviolet is falling on the surface of earth due to ozone layer and these rays, यानी कि आप कह सकते हो कि सर ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कॉज कैंसर। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि सर एक्चुअल में हम ये दैट इज़ ए जनरल नॉलेज यू हैव टू बियर। नेक्स्ट कोशिश करते हैं कि सर कि जब हमें वेव्स के बारे में पढ़ा रहे हो तो वेव्स का मतलब होता है कि समुद्र की लहरें जो ऊपर उठती हैं और फिर नीचे फिर ऊपर, तो दैट इज़ द रिप्रेजेंटिंग फॉर्म। तो यहाँ पे आपको एक रिप्रेजेंटिंग फॉर्म दे रखा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे दे रखा है। तो आपको याद रखना है कि ये जो खोज की थी वो मैक्सवेल ने की थी। किसने की थी? द साइंटिस्ट नोन एज मैक्सवेल। मैक्सवेल हैड डिस्कवर्ड द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू द वेवलेंथ, यानी कि जो वेव्स देख रहे हो बेटा एली वेव्स, तो उन्होंने इसके लिए बताया वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। और आई होप कि दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न इन 9th और 10th क्लास। क्योंकि आपको एग्जांपल बताता हूँ, तो हम यहाँ बोलते हैं कि व्हाट इज़ वेवलेंथ, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट एंड द टू नियरेस्ट ट्रफ। ये मान लो आपकी एक्स एक्सिस है, जो एक्स के ऊपर हैं ये होते हैं क्रेस्ट, और जो एक्स के नीचे होते हैं वो होते हैं ट्रफ। यानी कि दो की दूरी, यानी कि नियरेस्ट क्रेस्ट, यानी कि या तो आप मान लें कि इन दोनों की दूरी और या इन दोनों की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर? फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल इन 1 सेकेंड, यानी कि मान लो कि ये वेव्स 1 2 3 4 5 6 7 ये 1 सेकेंड में ट्रैवल की, यानी कि एक ऊपर एक वेव, 2 वेव, 3 वेव, ऐसे करके। तो नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल इन 1 सेकेंड दैट वी कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स स्पीड, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव इन अ सेकेंड, यानी कि ये डिस्टेंस जो है 1 सेकेंड में कितनी बार ट्रैवल की गई है। ओके, नेक्स्ट है वेव नंबर।
वेव नंबर इज ए रेसिप्रोकल वेव लेंथ, यानी कि डिस्टेंस का उल्टा मतलब डिस्टेंस है ही नहीं। ओके। और नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम हाइट, इस रेस की हाइट कितनी है, नीचे की हाइट कितनी है, यानी कि मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द वेव्स, दैट वी कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। और यहाँ पे बेटे दैट इज़ अ जनरल इंफॉर्मेशन गिवन टू यू रिगार्डिंग द चैप्टर, कि आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। इसमें कोई इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ NCERT क्वेश्चन, इट जस्ट नॉलेज। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक दे रखा कि अब इस प्लैंक्स क्वांटम पढ़ाया था कल मैंने, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, डी ब्रोगली, डुअल मैटर, तो ये वहीं का पार्ट आता है। नेक्स्ट है बोहर मॉडल। बोहर मॉडल ऑफ एन एटम शायद 9th में हर एक बच्चे को पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन NCERT का है। व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल, तो सब बोलते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड ऑन द सेल, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना 2-3 चीज़ों को अलग तरीके से। कैसे, मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। ये हो गया न्यूक्लियस, क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियस। और ये हो गया शेल, KLM, और ये N, KLM और ये N। ये जो शेल है इसे हम कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं बेटे, ऑर्बिट। Cell is an orbit on which the electrons are continuously revolving around a nucleus that we called as path। अब आप बताओ बेटे, मान लो आप एक्टिवा चला रहे हो यहाँ से और एकदम से मोड़ आएगा, एकदम से क्या आएगा, मोड़ आएगा, तो बताओ कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे। तो आप कहोगे सर चेंजेस आएंगे, हमारी बॉडी थोड़ी सी टिल्ट कर जाएगी। इट मीन्स, तो यहाँ पे पॉइंट को ध्यान देना, मैं आपको समझा रहा हूँ बेटे, इस पॉइंट को ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज ऑर्बिट ऑन दोज द एंगुलर मोमेंटम इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी आप जब किसी गोल सड़क से मुड़ते हो तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा झुका लेते हो। इट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग एन एंगुलर मोमेंटम। लाइकवाइज वाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस they possess angular momentum। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब बताओ आप, ये आप मान लो कि ये आपकी पहली सीढ़ी है, ये आपकी दूसरी सीढ़ी है, ये आपकी तीसरी सीढ़ी है, और ये आपकी 4th स्टेप है। अब मुझे आप बताओ कि पहले से दूसरे में जाओगे तो एनर्जी लगाओगे कि छोड़ोगे। तो आप कहोगे सर व्हेन वी क्लाइंब फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड वी रिक्वायर एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है K से L पे जंप कर सकते हैं, मगर कब, जब आप एनर्जी लगाओगे। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी। मगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन N से L पे आ जाए, किस पे आ जाए बेटे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे, N पे, और वो सेकंड में आ जाए, यानी 4th से सेकंड में। तो आप जब कभी भी सीढ़ी ऊपर से नीचे उतरते हो, व्हेन यू आर ट्राइंग टू फॉलो डाउन फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू बॉटम, तो आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। यानी कि वेन एवर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर द एनर्जी इज रिलीज। तो ये चीज़ें कुछ 11th में चेंजेस की गई हैं जो आपको 9th और 10th में नहीं सिखाएगी अकॉर्डिंग टू बोहर। ठीक है, तो ये याद रखना कि सेल आर द ऑर्बिट और ए पाथ और विच इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग। दूसरी बात क्या याद रखना कि जब वो रोटेट करते हैं तो दे पोसेस एंगुलर मोमेंटम। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर, हायर टू लोअर बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी। तो ये चीज़ें कुछ बात याद रखना कि हाँ भाई सर आज हमने कुछ 11th में एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे आपके लिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्या लिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा और उसके अंदर एक सेल होगा, राइट बेटा, हमेशा बोलते हैं।
उसके अंदर एक सेल होगा और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, राइट। बेटे किसी भी इंसान का आप पूछो कि मकान है, वो बोलेंगे यस है। मकान होने से कमरे का पता नहीं लगता, हाउ मैनी कमरे, हाउ रूम्स आर देयर। तो वैसे ही यहाँ पे बोला है कि हमें नहीं पता, बेशक आप सही कह रहे हो कि यहाँ ये हाइड्रोजन है, मगर उसके अंदर सेल एक नहीं कई सेल हो सकते हैं, हमें नहीं पता। बस हमें क्या पता है कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है हमें नहीं पता, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में, हमें नहीं पता, वी डजंट नो। हम तो ये जानते हैं कि इट इज़ ए रूम, द पर्सन इज़ प्रेजेंट। एक इंसान के कोठी है और कोठी में एक इंसान है। एक इंसान का मतलब वो क्या है, हाइड्रोजन है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो कहाँ है, तो उससे हमारी थ्योरी बनी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हमने क्या करा कि हमने टेक द हाइड्रोजन गैस एंड फिल इन द डिस्चार्ज ट्यूब। In discharge tube, where the pump is air pump is connected, due to which the pressure get lower down into the 10 की पावर -4। और जब उस डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड थी, कैथोड और एनोड, जब हमने हाई वोल्टेज पास थ्रू दैट, तो वहाँ पे एक स्पार्क और लाइट जली, एक रोशनी हुई। उस रोशनी को मैंने स्लिट से पास करके प्रिज्म से गुजारा, और प्रिज्म से गुजार के देखा तो मैंने देखा कि हाइड्रोजन गैस कैन गिव ए डिफरेंट लाइन। उस लाइन का नाम क्या था, स्पेक्ट्रल लाइन्स का, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड और हैम्फ्रे। हैम्फ्रे इज़ नॉट इन आवर सिलेबस। तो दी स्पेक्ट्रल लाइन्स हैविंग ए फ्रिक्वेंसी। तो जो पहली लाइन निकली थी लाइमन की, वो अल्ट्रावायलेट फ्रिक्वेंसी की थी। दूसरी बाल्मर थी, वो थी विजिबल, और बाकी तीन किसकी थी, इन्फ्रारेड। मतलब कि उन स्पेक्ट्रल लाइन्स की फ्रिक्वेंसी इतनों के बराबर थी, एंड दैट वी आर फॉलोइंग इट। तो ये चीज़ याद रखना, पेपर में क्वेश्चन में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो आपको ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करके देनी पड़ती है। ओके, तो इस चीज़ को भूलना मत, और ये याद करना बेटे कि लास्ट पॉइंट इज एक्स्ट्रा फॉर यू, because you are having an extraordinary dreams in your future that you have to appear in the NEET or the all India triple examination. So I hope for the best and get memorize all the points. Okay, और यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है रेडर फार्मूला, दैट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएट विद द इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको NCERT को जब बुक होगी तो NCERT क्वेश्चन से रिलेटेड करोगे, तो आप यू विल फील वेरी इजी, आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से तैयारी कर सकते हो। तो दैट इज़ योर मेन टास्क एंड मेन होमवर्क। सो आई होप गो थ्रू द लेक्चर, और जो इसके आगे पेज है, आई एम द सेंडिंग PDF इन एडवांस, कि आप इसको टाइम मिल जाए, आप उसको आसानी से उतार सकते हो, आप इसको आसानी से प्रिंट आउट कर सकते हो। तो ये आप इसके बाद आपका क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आपका क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर। टिल फर्दर नेक्स्ट लेक्चर, थैंक्स, and I hope you will do the best in your fair notebook. If you're getting doubt, contact me. Okay, thanks and have a nice day. Okay.